ये है इंडिया और पाकिस्तान, एक ऐसी दुश्मनी जिसने इतिहास के पन्नों को खून से लाल कर दिया। 78 साल, 4 जंगें और एक अंतहीन नफरत जो आज भी धधक रही है। दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन, हर घंटे, हर पल एक नया विवाद, एक नया खतरा। लेकिन अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, अब ये एक ग्लोबल गेम बन चुका है। इंडिया की बढ़ती ताकत, पाकिस्तान का चीन के साथ गहराता गठजोड़, चाइना पाकिस्तान नेक्सस, एक ऐसा जहरीला रिश्ता जो इस जंग को और भी खतरनाक बना देता है। और जब दुनिया की नजरें इस रणनीतिक मोर्चे पर टिकी हैं, तब एक सवाल दिमाग में कौंधता है, क्या यही वो जगह है जहां से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी? 1.5 अरब लोग और दोनों तरफ न्यूक्लियर हथियार। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे चुके हैं कि अगर धरती पर कहीं परमाणु युद्ध का खतरा सबसे ज्यादा है तो वो यही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई, किसने बोया था इसकी जड़ों में जहर? और आज जब दुनिया नए सिरे से ताकतों में बंट रही है, तब क्या ये पुराना घाव फिर से खुलने वाला है? क्योंकि अगर इतिहास ने कुछ सिखाया है तो वो ये कि जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं, तब दुनिया की सांसें थम जाती हैं। और अब घड़ी की टिक टिक तेज हो रही है। आज से कुछ दशक पहले की तरफ चलते हैं। साउथ एशिया की नेशनल आइडेंटिटीज जैसी आज हमें दिखती हैं, उनकी फाउंडेशन असल में अर्ली 20th सेंचुरी में ब्रिटिश राज के दौरान रखी गई थी। जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज किया तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा कम्युनल फ्रैक्चर एक्सप्लॉइट किया। रिलीजन। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी, एक ऐसा रंगमंच जहां कई कल्चर्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स साथ रहते थे। लेकिन इनमें सबसे प्रोमिनेंट थे हिंदुइज्म, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 70% थी, और इस्लाम, जिसकी पॉपुलेशन करीब 25% थी। आजादी से पहले इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इन दोनों कम्युनिटीज के लीडर्स शामिल थे। साथ ही कई और रिलीजियस माइनॉरिटीज भी इसका हिस्सा थीं। 2 मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस उस वक्त सामने आई। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सेक्युलर तो थी लेकिन मेजॉरिटी में हिंदू लीडरशिप के साथ, और जिसके फेस थे महात्मा गांधी। और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, और जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मुस्लिम इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करती थी। जैसे जैसे फ्रीडम मूवमेंट तेज होता गया, जिन्ना को लगने लगा कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो रहा है। गांधी और जिन्ना के बीच आइडियोलॉजिकल क्लैशेस आम होने लगे। ये पॉलिटिकल टेंशंस धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर कम्युनिटीज में फैलने लगे। 1930 से लेकर 1940 तक कम्युनल वायलेंस की घटनाएं बढ़ने लगीं और दोनों कम्युनिटीज के बीच मिसट्रस्ट भी बढ़ने लगा। इन्हीं डिफरेंसेस का कल्मिनेशन हुआ मार्च 1940 में, जब मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलग होमलैंड की मांग की गई। यही था वो पॉलिटिकल मोमेंट जिसने पार्टीशन की नींव रखी। दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटिश एम्पायर की कमर तोड़ दी थी। हिटलर और जर्मनी को हराने में जो कॉस्ट और एनर्जी खर्च हुई थी, उसने ब्रिटिशर्स को मजबूर कर दिया कि वो अपनी कॉलोनियल होल्डिंग्स, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फिर से रीथिंक करें। अब भारत को कंट्रोल में रखना एक्सप्लॉयटेशन के लिए फीजिबल नहीं रह गया था, और फिर शुरू हुआ उनका हड़बड़ी में साउथ एशिया से एग्जिट प्लान। इस एग्जिट स्ट्रेटेजी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा था ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करना। एक तरफ हिंदू बहुल इंडिया और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। इस तरह 1947 में 2 नए राष्ट्रों ने जन्म लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश इंडिया के अलावा और भी 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन पर ब्रिटिशर्स ने सीधा राज नहीं किया था। इंडिपेंडेंस के बाद इन रियासतों को खुली छूट दी गई कि वो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ एक्सीड करें, या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने अपने जियोग्राफिकल लोकेशन और कम्युनिटी इंटरेस्ट के हिसाब से फैसला लिया। मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स ने पाकिस्तान के साथ जुड़ना चुना और हिंदू मेजॉरिटी रीजन्स ने इंडिया के साथ। लेकिन एक प्रिंसली स्टेट थी जो आगे चलकर सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनने वाली थी, जम्मू एंड कश्मीर। ये रियासत बाकी सभी से काफी अलग थी। सबसे पहली बात, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, लेकिन इसका राजा हिंदू था, महाराजा हरि सिंह। दूसरी बात, इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। ईस्ट में चाइना, साउथ में इंडिया और वेस्ट में पाकिस्तान से सटा हुआ ये इलाका दोनों देशों के लिए बहुत क्रूशल था। लेकिन कहानी में एक और बड़ा प्लेयर धीरे धीरे एंटर कर रहा था, वह था चाइना। जम्मू और कश्मीर का जो ईस्टर्न हिस्सा था, उस पर भी चाइना ने अपना दावा जताना शुरू कर दिया था। अब एक और पाकिस्तान था, दूसरी ओर चाइना, और इन सब के बीच था एक कंफ्यूज्ड राजा हरि सिंह।
महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में दोनों देशों के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था। उन्होंने फैसला लेने में टाइम लेना चाहा, इंडिया से जुड़े या पाकिस्तान से या फिर इंडिपेंडेंट रहें। पर उधर पाकिस्तान की लीडरशिप को शक था कि अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो हरि सिंह शायद इंडिया की तरफ झुक सकते हैं। साथ ही कश्मीर में राजा के खिलाफ मुस्लिम अपराइजिंग्स भी शुरू हो चुके थे, जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। और फिर अक्टूबर 1947 में सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान से आए ट्राइबल मिलिटेंट्स ने कश्मीर के पश्चिमी बॉर्डर से हमला कर दिया। रास्ते में विलेजेस लूटे गए, तबाही मचाई गई और वो लगभग श्रीनगर तक पहुंच गए। अब हरि सिंह घबरा गए। उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, लेकिन इंडिया ने मदद देने की शर्त रखी कि राजा को पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा, यानी कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना होगा। और यही हुआ। भारत ने सेना को एयरलिफ्ट करके कश्मीर भेजा और पाकिस्तान समर्थित ट्राइबल फोर्सेस को रोकने के लिए युद्ध शुरू हो गया। जवाब में पाकिस्तानी आर्मी भी मैदान में कूद पड़ी। यहीं से शुरू हुआ पहला इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑन कश्मीर। लगभग 1 साल तक चलने वाली इस लड़ाई के बाद 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस की मीडिएशन से एक सीज फायर डिक्लेयर किया गया। सीज फायर के बाद रीजन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। करीब 60% हिस्सा भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में आया और बाकी हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक रेजोल्यूशन आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को अपने सारे ट्रूप्स वापस बुलाने होंगे और इंडिया को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मिनिमम करनी होगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह कराना होगा ताकि लोग खुद तय करें वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। लेकिन आज तक ये कंडीशंस पूरी नहीं हो पाई। न पाकिस्तान ने विड्रॉवल किया, न प्लेबिसाइट हो पाया और इसी वजह से आज तक जम्मू कश्मीर की फेट एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है और एक ज्वालामुखी जो समय समय पर फटता रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान फिर से टकराए, इस बार फिर से कश्मीर के नाम पर। पाकिस्तान ने कोवर्टली कश्मीर में घुसपैठ की, होपिंग कि वहां की लोकल पॉपुलेशन उनका साथ देगी। लेकिन जब हालात बिगड़े तो इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर हमला कर दिया। एक बार फिर जंग का कोई क्लियर विनर नहीं था और एक बार फिर कोल्ड वॉर के सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन सामने आए और उनकी मीडिएशन से एक आर्मिस्टिस साइन हुआ जिसमें दोनों देशों ने प्री वॉर पोजीशंस पर वापस जाने की बात मानी। ये था कोल्ड वॉर का साउथ एशिया में पहला रियल एंट्री और यहीं से शुरू हुई जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड की असली चालें। लेकिन सबसे डिसाइसिव और हिस्टोरिक टकराव था 1971 का युद्ध। आयरॉनिकली इस बार लड़ाई की शुरुआत कश्मीर से नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान के अंदर से हुई। यह वो दौर था जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, और दोनों के बीच इंडिया का मैसिव लैंड मास था। ध्यान देने वाली बात यह थी कि दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली एकमात्र चीज थी रिलीजन, लेकिन कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी सब अलग थे। ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाली मेजॉरिटी रीजन को वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी डोमिनेटेड रूल से हमेशा दबाया गया। डिस्पाइट हैविंग अ लार्जर पॉपुलेशन, ईस्ट पाकिस्तान को पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक शेयर और इवन ह्यूमन डिग्निटी तक बराबर नहीं दी गई। यहीं से शुरू हुई थी ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनल सिविल कॉन्फ्लिक्ट, जो एक रीजनल रिबेलियन से बढ़कर एक फुल फ्लेज्ड वॉर बन गई। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में सिर्फ जमीन का फासला नहीं था, बल्कि भाषा, संस्कृति और पहचान का भी एक बहुत बड़ा गैप था। ईस्ट बंगाल की सोल थी बंगाली भाषा, लेकिन इतनी बेसिक चीज एक लैंग्वेज को भी इस्लामाबाद ने स्टेट लैंग्वेज मानने से इनकार कर दिया। ये कोई साधारण डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये था एक कल्चरल एम्बार्गो, एक आइडेंटिटी का रिजेक्शन। 1970 में जब आवामी लीग, जो कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी थी, नेशनल इलेक्शंस जीत गई तो लगने लगा शायद अब कुछ बदलेगा। लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी एलीट ने पावर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो जल्द ही सिविल वॉर में बदल गया। मार्च 1971 पाकिस्तानी आर्मी ने अनरेस्ट्स का बहाना बनाकर ईस्ट पाकिस्तान पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। जो हुआ वो साउथ एशियन हिस्ट्री का सबसे डार्क और हॉरिफाइंग चैप्टर बन गया। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत विलेजेस जलाए गए, स्टूडेंट्स मारे गए और लाखों आम नागरिकों को टारगेट किया गया। इसको आज हम जानते हैं बांग्लादेशी जेनोसाइड के नाम से। करीब 3 मिलियन लोगों की जान गई, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और लगभग 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा रेफ्यूजीज ने भारत में शरण ली, खासकर वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा में। अब ये सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये इंडिया के दरवाजे तक पहुंच चुका था। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने इस ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को देखते हुए एक चीज बहुत अच्छे से समझी, वॉर इज कमिंग एंड इंडिया मस्ट बी रेडी पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड मिलिट्रीली।
उन्होंने दुनिया के बड़े नेताओं से मिलना शुरू किया, यूनाइटेड नेशंस, यूरोप और यूएसएसआर तक, ताकि नैरेटिव साफ हो जाए। इंडिया वॉज नॉट द अग्रेसर, इंडिया वॉज द रेफ्यूज। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी सीमा पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। युद्ध शुरू हो गया था और केवल 13 दिन बाद पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाए। पाकिस्तान ने अपनी हार और बांग्लादेश के जन्म का बदला लेने की ठानी और फिर दोनों देशों ने नॉन कन्वेंशनल वेपन्स यानी न्यूक्लियर वेपन्स की ओर रुख किया। 1998 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और पाकिस्तान ने उसी साल अपना जवाबी परीक्षण किया। अब जो सबसे बड़ा डर था वो था न्यूक्लियर वॉर। अब ये लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि किसी भी मोमेंट पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकती थी। 1999 में एक और कॉन्फ्लिक्ट का जन्म हुआ, इस बार कारगिल में, कश्मीर के एक इलाके में। ये फुल स्केल वॉर तो नहीं था, लेकिन न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे ये स्थिति कहीं से भी बढ़ सकती थी। हालांकि यह युद्ध काफी छोटा था और कोई बड़ी टेरिटोरियल चेंजेस नहीं हुई, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि अब न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार करना एक रियल पॉसिबिलिटी बन चुका था। दुनिया के 2 बड़े न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस के बीच कभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर और न्यूक्लियर वॉर के बीच का फर्क धुंधला सकता था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ब्रिटिश राज से एक समान पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम अपनाया था, लेकिन समय के साथ इन दोनों देशों की राहें काफी अलग हो गई। दोनों देशों ने फेडरल डेमोक्रेसीज की शुरुआत की थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम और लीडरशिप में काफी फर्क आया। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये थी कि कश्मीर के विवाद में उलझे रहने के कारण पाकिस्तान की सेना का प्रभाव सांस्कृतिक और राजनीतिक मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ गया। एज अ रिजल्ट पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, जबकि भारत का लोकतंत्र कहीं न कहीं स्थिर बना रहा। पाकिस्तान में 3 सैन्य तख्तापलट हुए हैं और इसने पाकिस्तान के नागरिक नेतृत्व को कभी भी पूरी तरह से मजबूत होने नहीं दिया। यही कारण है कि पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री ने कभी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। नेतृत्व की यह अस्थिरता न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल्कि इंडिया पाकिस्तान डायलॉग में भी एक बड़ी रुकावट बनी। पाकिस्तान के सेना की मौजूदगी के कारण शांति नीति को आगे बढ़ाना और भारतीय पक्ष के साथ किसी समझौते तक पहुंचना कभी आसान नहीं था। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यह राइवलरी और भी जटिल हो जाती है। जहां आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो एक तेजी से बढ़ती हुई शक्ति बन चुकी है, वहीं पाकिस्तान आर्थिक संकटों के बीच डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा है। यह फर्क दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की भयानक गरीबी ने वहां की युवा आबादी को हताशा और निराशा की गर्त में धकेल दिया है। जब पेट खाली हो और जेब में पैसे न हो तो रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश इंसान को किसी भी रास्ते पर ले जा सकती है, और इसी का फायदा उठाते हैं आतंकी संगठन। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे संगठन खासकर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे पिछड़े इलाकों में गरीब और बेरोजगार युवाओं को टारगेट करते हैं। ये संगठन उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं, साथ ही सोशल आइडेंटिटी का झूठा सपना भी दिखाते हैं। लश्कर-ए-ताइबा जैसे संगठन बच्चों तक को हथियार थमाकर उन्हें हिंसा के रास्ते पर धकेल देते हैं। लेकिन सिर्फ सामाजिक या आर्थिक कारण ही नहीं, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था भी इस समस्या को और जटिल बनाती है। पाकिस्तान में आर्मी का लोकतंत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप और आतंकी संगठनों जैसे LET और ISI के साथ उसका गठजोड़ एक खतरनाक कॉकटेल बनाता है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहता। भारत में आतंकवादी हमलों जैसे कि हाल ही में हुआ पहलगाम अटैक ऐसे ही नेटवर्क्स का सीधा परिणाम है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आज भी भारत की एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है। भारत को चाहिए कि वह अपनी इंटेलिजेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी को और मजबूत करे। साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान पर एंटी टेररिज्म प्रेशर बनाना जरूरी है। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए अब भी समय है। उसे अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारना होगा, शिक्षा, रोजगार और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना होगा। तभी वो आतंकवाद की जड़ों को काट पाएगा, वरना गरीबी और आतंक का यह गठजोड़ न सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा है बल्कि पूरा साउथ एशिया इसकी चपेट में आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।